हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आप लोगों ने अपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सी-टेट के ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट के बारे में। प्रैक्टिस सेट ये जो है 10 होने वाला है। इससे पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं और कुछ नए प्रश्न भी हैं। आज जो प्रश्नों की संख्या होने वाली है वो मात्र 25 होने वाली है और ये 25 प्रश्न पैडागोगी के इतने इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको अंत तक बने रहते हैं और देखते हैं और तो आपको लगेगा कि किस प्रकार के सच में सी-टेट में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभार जो हार्ड शिफ्ट जिसे आप कहते हैं उस प्रकार के प्रश्न आज लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर भी है, कुछ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, जो 2022 में अधिकतर सी-टेट में पूछे गए हैं प्रश्न पैडागोगी ईवीएस से संबंधित, वो सभी लगभग जो है इन्वॉल्व किए गए हैं इसमें। और कम समय में ज़्यादा प्रश्न होंगे, जहाँ व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्याएँ भी होंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। ईवीएस में आपका स्कोर आज 25 में कितना रहता है, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करके बताएं और आई होप आप 25 में 25 स्कोर करें। चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आपकी सफलता की मनोकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्या है वो 25 प्रश्न, उनके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ व्याख्याएँ होंगी व्याख्याएँ भी ली जाएंगी। पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो प्रश्न आया है, पहले तो 15 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि बेसिक होंगे, जो आपके यूपी टेट से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे होंगे लगभग, और 15 जो होंगे वो पैडागोगी से होंगे। तो फिलहाल इस प्रकार के प्रश्न हैं कुछ। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी, यानी कि सबसे पहले बहुत ही पुराने समय में सबसे जो है फल या सब्जी कौन सी उगाई जाती थी? आलू एवं टमाटर, पत्ता गोभी एवं आम, आम एवं केला, मटर एवं केला। तो सही आंसर की बात कर ली जाए पहले की, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले जो फल या सब्जी उगाई गई थी वो है आम और केला। और केला सबसे पहले, केला का जो सर्वप्रथम प्रमाण जो मिलता है वो मलेशिया में मिलता है। एक इसी तरह कुछ मुझे पता था तो मैंने आपको कहा बता दिया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एलेक्स केरल में रहता है। एलेक्स एक बच्चे का नाम है, वो केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? नारियल एवं टेपियोका। देखिए ये राज्य से संबंधित जो खाद्य सामग्री है, जो भोजन है, उससे संबंधित प्रश्न है जो कि इनडायरेक्टली पूछा गया है। नारियल एवं टेपियोका, टेपियोका एवं सरसों, नारियल एवं कमल और सरसों एवं चावल। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो केरल का अगर प्रमुख जो भोजन है, सभी राज्यों के प्रमुख भोजन अधिकतर पूछे जाते हैं, वहीं बात ये हुई है। तो नारियल एवं टेपियोका, यहाँ पे नारियल का उत्पाद बहुत ज़्यादा है और नारियल से डली हुई चीज़ों को बनाया जाता है जिसको टेपियोका कहते हैं, वहाँ के लोग पसंद करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, ठीक है, जैसे कि चींटी होती है, वो क्या होती है कि गंध से अपने सदस्यों को ढूंढ लेती है। इसी वजह से उन जब चलते हैं साथ में तो एक लाइनिंग की तरह चलते हैं। तो बाज, पक्षी, चमगादड़ और चील, ठीक है, ये अलग देश कहाँ से आ गया, चील है, ठीक है। तो बाज पक्षी, अकेला पक्षी जो है उड़ना पसंद करते हैं, ये हमेशा समूह में नहीं रहते। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। रेशम का कीड़ा, चींटी और मक्खी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा और मधुमक्खी, चमगादड़, कुत्ता। तो कुत्ता गंध से नहीं पहचानते चमगादड़, ठीक है, तो ये आएंगे नहीं। तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए चींटी जो है आप जानते हैं कि वो गंध से ढूंढ लेते हैं। मधुमक्खी भी वो समूह में रहती हैं और रेशम का कीड़ा बहुत दूर से ही जो है अपनी मादा को वो गंध से पहचान लेता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधन की बचत के लिए सुझाव देती है, ठीक है, शबाना है नाम है। पिताजी से कहती हैं कि हमें क्या करना है, खनिज तेल की बचत करनी है, जैसे कि इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है पेट्रोल या डीजल, तो उसी की बात है। और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों से जाने के लिए प्राथमिकता देंगे?
कार एवं मेट्रो रेल, कार से अगर वो जाएंगे तो लगेगा ही, तो खनिज तेल लगना है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। बस एवं मेट्रो रेल, तो बस से अगर जाएंगे तो क्या उसमें खनिज तेल नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है। साइकिल एवं मेट्रो रेल, तो सही है कि साइकिल में आप कोई तेल पानी नहीं डालते, और मेट्रो रेल, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मोटरसाइकिल तो अपने आप में ही आप जानते हैं सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। वह क्या चुनेगा? समर प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहते हैं? उनको पौधे से न लिया गया हो ऐसी सामग्री चूज करनी है। तो शहद, कटहल एवं मीट, तो कटहल ठीक है, मीट तो जानवरों से मिलता है, शहद भी, लेकिन कटहल तो वृक्ष से यानी कि पेड़ पौधे से मिलता है, तो ये तो हुआ नहीं। दूध, अंडे एवं भुट्टा, तो भुट्टा क्या है? मक्का, तो ये भी पेड़ से मिलेगा, पौधे से मिलेगा, ये भी नहीं हुआ। सरसों, मछली एवं मांस, तो सरसों जो है सरसों का पौधा होता है, ये भी नहीं हुआ। दूध, शहद एवं अंडे, तो दूध जानवर से, शहद जानवर से, अंडे जानवर से मिलते हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? मिट्टी का मटका, लोहार, ईंट और कुल्हड़, तो एक लोहार लोहे को बनाने वाला जो होगा वो, तो कुम्हार मिट्टी का मटका बनाता है, ईंट नहीं, तो ये नहीं। खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, तो देखिए ये भी क्या है? लोहे से बनने वाली चीज़ है, आरी भी और कुल्हाड़ी भी, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगूठी और ईंट, चूड़ी, ये बनाने का काम लोहार नहीं करते हैं। आगे देखिए, एक माँ अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनती हैं क्योंकि वह पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है। बच्चा जो है घर से बाहर जाने में असमर्थ है पैर की चोट के कारण, तो घर में खेलने के लिए जो खिलौनों को, खेल को ढूंढ रही हैं, तो निम्न में से क्या चुनेंगी? बैडमिंटन, शतरंज और लूडो, तो लूडो तो घर में खेला जा सकता है, सही है। शतरंज और बैडमिंटन क्या घर में खेला जा सकता? नहीं। कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, तो कैरम बोर्ड घर में खेला जा सकता है, शतरंज भी और ताश भी, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं ऑप्शन। टेनिस, शतरंज, स्टापू, तो टेनिस नहीं खेला जा सकता, छुपन छुपाई में तो दौड़ना रहता है, तो ये नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको पिट्ठू के बारे में पता है तो अगर कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि पिट्ठू खेल मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी खेला है या ये है, सुना भी है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो देखिए, अगर आप मैप जानते हैं, आपको जानना है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस में जो इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम के टाइम में जो आपके ईवीएस के पेपर देखने के लिए मिले एग्ज़ाम में, वो प्रश्न जो है ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, तो 1-2 नंबर आप जानते हैं कितना मायने रखता है, तो इसलिए तैयारी बिल्कुल बेहतर रखिए। अरब सागर के तट से लगा हुआ जो राज्य होगा वही जो है आपका सही होगा। पहले हम अपना भारत बना लेते हैं, नक्शा बनाते हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ हमारा आपका क्या है? अरब सागर है, ए लिख देती हूँ मैं। अब इनसे संबंधित, इसके तट से संबंधित जितने राज्य होंगे वो राज्य सही हो जाएंगे। केरल, तो केरल ठीक है, यहाँ है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश इधर है, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। ठीक है, केरल है, ठीक है, तमिलनाडु है बिल्कुल, और महाराष्ट्र है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र, तो ये जो है अरब सागर के तट से मिलते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, कर्नाटक, उड़ीसा यहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी तक चला जाता है। कर्नाटक, गुजरात यहाँ है कच्छ की खाड़ी में, तो ये होगा नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिनके बारे में मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने मटर के दानों पर, पौधों पर जो है प्रयोग किए थे, और क्रॉस करवाने से जो नए पौधों की पैदावार होती थी उससे वो डिफ्रेंशिएट करते थे। लास्ट में उन्होंने जब किया तो उन्हें पता चल गया कि क्या ये एक सर्किल है जो एक दूसरे को क्या करती रहती है, अनुवांशिकता की तरह से अपने गुण को देते रहते हैं और वो रिप्रेजेंट होती रहती है। इसकी बात इन्होंने कही है। तो उनका प्रेक्षण कौन सा होगा? सभी पौधे में हरी और पीली मिश्रित रंग के बीज होंगे,
बीज थे। ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। ज़्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे। सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो नहीं, ये तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 2 ऑप्शन बचे आपके। 2 ऑप्शन में क्या है कि ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। पेट्रोल कभी घुलता नहीं, तो खत्म। मिट्टी का तेल, नमक, साबुन, तो नमक नहीं घुलता। चीनी, सिरका, नमक। ठीक है, 10 में के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए दूध, चीनी, शहद, चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल, हैंडपंप। तो बहुत ही पुराने समय में जो ट्यूबवेल नहीं था, हैंडपंप नहीं था, तो 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बावड़ी। बावड़ी से जो है जल संग्रहण किया जाता था और मटके से पानी लाना और उसको खींच कर निकालना, ये काम होता था। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? क्वेश्चन मार्क। पानी के नल से सीधे पानी पीते हैं? नहीं, वहाँ पे नल कहाँ से ले जाएंगे वो अंतरिक्ष में। डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाते हैं, वो बैठ कर क्या, उन्हें अपने आप को जो है संभालने में इतनी मुश्किल होती है क्योंकि ग्रेविटी वहाँ होती नहीं। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, ये ठीक है। खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं, तो सबसे सही ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है। आगे देखते हैं, ये भी सही है लेकिन सबसे बढ़िया है, पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दे रहा है अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तैरते हुए सोते नहीं, क्योंकि वो अपने आप को सीट बेल्ट से बांध लेते हैं और एक बैग की तरह संरचना होती है, उसी में वो सोते हैं, तैरते हुए नहीं सोते हैं फ्रीली। 13 को पढ़ा जाए, क्या है 13 प्रश्न की, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, साक्षी मलिक, दीपा मलिक। ठीक है, 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, चौथा ऑप्शन सही है, दीपा मलिक। ठीक है, एक एथलीट है और पहली बार जो है इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट है। आगे देखते हैं 14 का, हरप्रीत हरप्रीत नाम है, अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। ये एवं उन राज्यों की कलाकारी को संग्रह किया, मतलब गई और कलाकारी को देखा, उनको इकट्ठा किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए, यानी कि वो पूछा जा रहा है कि पंजाब का जो कलाकारी है वो क्या है, बिहार का क्या है और महाराष्ट्र का क्या है, यही पूछा जा रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्नों को बनाया गया है। पट्टचित्र, कलमकारी, मधुबनी, तो आपको पता है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फूलकारी, कलमकारी, मधुबनी। कलमकारी, पट्टचित्र, वर्ली। फूलकारी, मधुबनी और वर्ली। तो देखिए 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मधुबनी जो है वो बिहार का है, ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन कलमकारी जो है वो पंजाब और महाराष्ट्र में से नहीं है किसी का। तो वर्ली जो है, वर्ली है महाराष्ट्र का, तो ये सही हो जाएगा, और फुलकारी जो पंजाब का, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीज़ें रटी रटाई हैं, इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, 15वां क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि पूरे प्रश्न और ऑप्शंस देखें। एक अलग राज्य से एक नया लड़का अपनी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? यानी कि किसी अन्य राज्य से जो है बच्चा एक आया है आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है अन्य राज्य से है, 19 बच्चे आप ही के क्षेत्र में हैं, यानी कि वो अपने आप से घुले मिले हैं और एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो तो एक दूसरे को जानेंगे, उनकी भाषा को पहचानेंगे, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अलग राज्य से जो बच्चा आएगा वो अपने साथ बहुत चीज़ों को लेकर आएगा, तो उनमें जो है अनुकूलन किस तरह से आप करेंगे ताकि बच्चे जहाँ से बच्चा आया वहाँ की भी परिस्थिति, स्थिति और संस्कृति को जान पाएँ। ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। नए छात्र को कहें कि कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं कि
वे नए स्कूल के नियमों से कैसे भिन्न है। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर होगा कि हम क्या करेंगे, कक्षा में जो नया बच्चा है उससे हम कहेंगे कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं वहाँ उस राज्य में रह के, और उन चीज़ों को आपने किस प्रकार से संभाला है, किस प्रकार से चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। बच्चों के साथ उन चीज़ों को साझा करिए, अपने एक्सपीरियंस को जो है साझा करिए। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि बिना बोले संचार कैसे किया जाता है। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये हो कि बोला ना जाए, सिर्फ फिगर से चीज़ों को समझाई जाए। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या, वर्चुअल बैकग्राउंड, स्क्रीन साझा करना, चैट में GIF ऑडियो कॉल। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो 16 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, चैट में GIF यानी कि जो इमेजेस होती हैं उनको लगाकर अपनी बात को कहना। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते समय इमोजी भेजते हैं और स्टिकर्स भेजते हैं, वही बात हो जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न ऐसे होते हैं, बस ऑप्शंस का टफ न दिया जाए। ऑप्शंस बहुत बार कभी कभी घुमा के पूछ देता है, लेकिन प्रश्न जो है वो सीधा होता है। तो नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करें। संरचनावादी दृष्टिकोण जिसमें क्रिएटिविटी हो और जिसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू बच्चा समझ पाए, उस प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना है। और सबसे पॉजिटिव, ये देखिए इन चारों में से आपको चारों ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट पॉजिटिव ऑप्शन को आपको चूज़ करना है एग्ज़ाम के टाइम में। इसका एक ही रीज़न है, आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस यानी कि प्रीवियस ईयर हल करके जाएं और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाएं, और चीज़ों को किस प्रकार से समझना है और कितना जल्दी समझना है इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस ना करें कि मैंने 150 प्रश्न का प्रैक्टिस कर लिया, मैंने 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया। अगर आप 10 प्रश्नों का ही प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसको समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, तो वो एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत जो है मदद करेगा, हेल्प करेगा। और ये दूसरी बात ये कि कन्फ्यूजन अपने माइंड में लेके ना जाए। कन्फ्यूजन अगर क्रिएट है तो आपका 1-2 नंबर क्या, बहुत समझ लीजिए नंबर जाने वाले हैं, तो वो ना हो आपके अंदर। विभिन्न पक्षियों की सोच को देखकर उनका चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना। जन्म देने वाले अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना। बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का प्रयोग करना। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्या करना है, सबसे अच्छा कि नदी के पानी के रंग से उनमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ये सबसे क्या है, क्रिएटिविटी दृष्टिकोण, संरचनावादी दृष्टिकोण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, सक्रिय यानी जहाँ पे बच्चे और टीचर दोनों क्या हैं, एक्टिव हों, वही सक्रिय शिक्षण हुआ। तो छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। कि क्या होता है कि बच्चे एक साथ बैठे हैं, समूह में बैठे हैं और इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो शिल्पकार हैं, जो डिज़ाइनर लोग हैं, उनकी जीविका किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार से खतरे में है। ये बात शिक्षा द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। तो उनको देख के संरचना बनाते हैं, आपने उसको समझाया। ये जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों की विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं कि ये जो नीम की पत्ती है कैसी है और इसमें क्या क्या है, इस प्रकार से। एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो है, देखिए सक्रिय शिक्षण कैसे होगा और व्यस्त भी छात्र कैसे होंगे। पारंपरिक शिल्प जो है, जो बहुत पहले से धरोहर चली आ रही है, जो कला चली आ रही है, उसका किस प्रकार से पतन हो रहा है, और जो उन्हें बनाते थे वो किस प्रकार से जो है उनकी आजीविका चलाना कितना मुश्किल हो गया है। ये जो एक प्रकार का बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर बच्चे अगर बात करते हैं तो उनके में जो है सक्रियता भी आएगी और क्रिएटिविटी भी आएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणित कार्य होगा। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। सबसे बेस्ट यही लग रहा है कि क्या पानी की उपलब्धता के बारे में पाठ है, अध्याय है, आपने पढ़ाया और बच्चे क्या करेंगे, अगर वही चीज़ जाके साझा करेंगे अपने
मेंबर से, फैमिली मेंबर से, कि किस प्रकार से पानी की किल्लत है अलग राज्यों में और हमारे यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो हमें इसे बचाना चाहिए, फ्यूचर में काम आएगा, हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट अगर होगा कुछ तो वो चूज़ किया जाएगा, वो ऑप्शन। छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी की अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पानी की उपलब्धता को बचाने की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल कोई सही उतरा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है। पानी के स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाने की क्या ज़रूरत है, कोई मतलब नहीं स्टिकर की। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना, तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन पहला ही है और पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जब आप मान लीजिए इस बार तो ऑफलाइन है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पूरी तरह से भरी होती है, हमें अप डाउन करके जो है उन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और ऑप्शन चूज़ करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। फिलहाल इस बार आपका बढ़िया होगा। आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो बच्चा बहरा है और बोल भी नहीं सकता उसके साथ आप कैसे बात करें, इस पर पढ़ाया जा रहा है। और एक बच्चा पूछता है हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में एक पाठ को सिखाने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन है। बच्चे ने कहा कि हम तो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर हम इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ लोग, अब ऑप्शन देखते हैं, कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते, आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। अच्छा आप इसके लिए करेंगे, पढ़ रहे हैं। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके पास कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने, मतलब उनके साथ कैसे बातें की जाए और उनके प्रॉब्लम्स को कैसे समझा जाए। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते, जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्य में आपकी सहायता। सावधान और सतर्क क्यों रहेंगे आप, अगर सहयोग की बात होती तो कुछ हद तक पॉजिटिव में रखा जाता। आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं और दुविधाओं की चुनौती को समझना उस ओर पहला कदम है, उस ओर पहला कदम है। ठीक है, तो सही आंसर की बात कर ली जाए, कौन सा सही आंसर हो जाएगा 20 का, तो वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें समावेशी होने की बात की गई है। ठीक है, हम कैसे उनसे बात करें और उनसे कैसे अपनी जो है परिस्थितियों को और उनकी परिस्थितियों को समझा जाए और समझाया जाए, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि बहुत ऑप्शन जो है बड़े बड़े होते हैं। और देखिए ये तो अभी प्रश्न ही है, ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न के बाद यहाँ पे जो है ऑप्शंस है, तो देखते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं कि सारा आ जाए। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को देख लेंगे। उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर कहता है देखिए यह है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। उजैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, यह सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वो वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसे दिखती है, नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 से छात्राओं को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। शाहमीर का प्रश्न कैसा था कि हाँ मुझे पता था कि अंतरिक्ष कहाँ है। शाहमीर का प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष कहाँ है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों की उत्सुकता से संबंधित, वो कैसे आप हल करेंगे, मदद कौन करेगा, ऑप्शन देखते हैं। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे। अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे। ये प्रश्न आप जो है बच्चों से कर रहे हैं, वो ऑप्शन है। क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है। आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे। ठीक है, 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो ये है कि पहला, यदि आप सूर्य और चंद्रमा तारे को बनाते हैं तो उनका कटआउट बनाते समय आप उन्हें कहाँ रखेंगे, तो जहाँ रखेंगे वही अंतरिक्ष होगा।
ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो लेंदी प्रश्न कहलाते हैं अपने आप में। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? छात्रों को पता चलेगा कि नदियों का बांध कैसे बनते हैं। छात्र और नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ा है। छात्र नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ा है। और तो होगा नहीं, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है। छात्र बांध के नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब बांध के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने के लिए मदद करेंगे। वकालत नहीं करनी है, वहाँ चीज़ों को समझना है। तो क्या करना है, ऑप्शन अगर देखा जाए कि नदी पर बांध कैसे बनाए, इस विषय पे बच्चों को एक अच्छे तरीके से देना है। तो वो क्या है कि बांध बनाते समय जो नकारात्मक भाव होते हैं उनको सूचीबद्ध करेंगे जिनसे बांधों के निर्माण के दौरान जो मानव बस्तियों का जो सामना करना पड़ता है, उन्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उसको किस प्रकार से चीज़ों को हल की जाए। 22 के सही आंसर जो हो जाएंगे वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है और अगर मुझे याद आ रहा है तो ये 12 जनवरी 2022 या 11 जनवरी 2022 के बीच की लगभग की है। तो आप देख लीजिएगा जरूर इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से संबंधित है। आगे देखा जाए ये भी प्रीवियस ईयर से ही है संबंधित, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ेंगे। प्रश्न है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपने कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है, यानी कि जो क्या है चीज़ें सीमित हों और उन्हें अपना बेस्ट देना है, वो सारी बातें हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है उसकी तरफ सही इशारा कर रहा है। पहला है कि उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा। दूसरा है कि विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए कहना। परियोजना में तुलना किसी चीज़ की नहीं करनी है, दूसरा ऑप्शन गलत। परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना। छात्रों को एक साधारण में लिखने को कहना कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए। तो देखिए, सीमित समय में चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। वो ये है कि अगर आपको प्रोजेक्ट में चार्ट पेपर यूज करना है और कम समय में यूज करना है, कम से कम चार्ट पेपर यूज़ करना है, एक ही चार्ट पेपर यूज़ करना है और उसके बाद आपको दूसरा चार्ट पेपर नहीं मिलेगा, इस प्रकार की बात है। तो उन परियोजनाओं पर चर्चा करें जो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है। तो जिन प्रोजेक्ट फाइलों में चार्ट पेपर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्कशन से काम चलाया जा सकता है, उनको आप एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं, तो उन चीज़ों पर हम बात करेंगे ताकि कम से कम पेपर चार्ट की आवश्यकता हो और परियोजना चर्चा भी अच्छे से हो जाए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। सहयोग के उपयोग में विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आसानी से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यह पता लगता है कि विभिन्न आकार के जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। आसपास के तापमान और पानी के बीच के संबंध को समझना। एक बीज अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावर करने में कैसे मदद करता है। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप क्या करेंगे, हमें प्रयोग करके, इसे करके सीखने की बात हो रही है, तो करके सीखना किसमें दिखाया जा रहा है, आसपास के तापमान और पानी के बीच के संबंध को समझना। ठीक है, जो कि विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने में आपको सहायता देगा। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है ये, अनुवांशिक और अर्जित। अनुवांशिक और अर्जित वो होता है, अनुवांशिक वो होता है जो माँ बाप से हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहा हो, और अर्जित वो जो हमने पृथ्वी पर आकर यानी कि अपने आसपास पड़ोसी चीज़ों को सीखा है। लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। क्या आप अपने
क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? किस प्रकार के प्रश्न करेंगे आप, ताकि आनुवांशिक और अर्जित इस विषय पर आप अच्छे से बच्चों को समझा पाएँ? आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार से अलग हैं? अन्य जीव से संबंधित नहीं है। जीव हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अनुवांशिकता की परिभाषा यही है कि वो क्या है कि हम अपने माता पिता के जो गुण हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो चलता रहता है आने वाली पीढ़ियों में, तो वो अनुवांशिक है, अनुवांशिकता है। तो ये अलग जीव से बात नहीं है, अपने खुद के माता पिता की बात हो रही है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फ़िल्म पसंद है? नहीं, ये आनुवांशिकता या अर्जन से संबंधित नहीं है, दोनों संबंधित नहीं है। आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे से के बिल्कुल समान क्यों नहीं है? ये एक बेस्ट ऑप्शन है, एक बेस्ट ऑप्शन पहला है। अब इन दोनों में चूज़ करते हैं कि सबसे बढ़िया कौन है। देखिए, जो अपने परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन सभी सदस्य के माता पिता अलग हैं। जैसे हमारे चाचा हुए और हमारे पिताजी हुए तो ठीक है, वो आपके बाबा जी के पुत्र हैं, तो उनसे संबंधित उनके ठीक है गुण आएंगे। लेकिन हम और अगर आप हैं तो हमारे पिताजी और जो चार हमारे कज़न होंगे, वो उनके भी जो है तो पीढ़ियाँ अलग हो गई। वो अपने माता पिता से आनुवंशिकता प्राप्त करेंगे, हम अपने माता पिता से आनुवंशिकता प्राप्त करेंगे। तो प्रत्येक सदस्य की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ माता पिता की बात जो हो जाएगी, वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे ईवीएस से संबंधित टॉप 25 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।